हेलो 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 एवरीवन। वेलकम टू एलिन एजुकेशन। मैं हूं प्रमोद और आपको पता है हमने स्टार्ट किया है 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए कॉन्सेप्ट क्रैश कोर्स, जिसके अंदर के ऑलरेडी 4 लेक्चर्स आ चुके हैं, जिसमें रोटेशनल डायनामिक्स कवर किया जा रहा है। यह है आपका लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर में हम देखने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड आपका नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस ईयर, दैट इज रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन का काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन करवाएंगे एंड आपको रेशियो बताएंगे कि ट्रांसलेशन में, रोटेशनल में एंड रोलिंग में क्या रेशियो होता है काइनेटिक एनर्जी का। और उसके बेस पे आपको एक छोटा सा छुटकू मुटका एक एग्जांपल दे देंगे, जिससे आप समझ पाओगे कि स्पीयर हो गया या फिर आपका सॉलिड स्पीयर हो गया, होलो स्पीयर होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए अगर वो ऑब्जेक्ट आपका रोल कर रहा है तो उसके अंदर में जो काइनेटिक एनर्जी के रेशियो होते हैं, ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड रोलिंग, ये कैसे बदलते हैं, किस तरीके से उनका आंसर आता है। तो कॉपी निकालिए, हेडिंग लगाइए, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या है आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन? बेटा कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम जब भी बात की आती है कंजर्वेशन की, कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि आपका उस चीज को कांस्टेंट रखना, उस चीज को कांस्टेंट रखना। तो ध्यान रखिए, जब भी आपका कोई एक ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो रोटेशन के वक्त अगर उस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बीच की स्टेप में कहीं बदल दिया जाए तो उसका स्पीड कम हो जाएगा। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाओगे तो स्पीड कम हो जाएगा, अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होना चाहिए। तो एक चीज क्वांटिटी बढ़ेगी, एक क्वांटिटी घटेगी, इसी को हम बोलते हैं आपका एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का बेसिक सा फॉर्मूला होता है एल इक्वल्स टू आपका आई ओमेगा, एल इक्वल्स टू आई ओमेगा। अब अगर आपका आई बढ़ेगा तो ओमेगा कम होगा, अगर ओमेगा बढ़ेगा तो आई कम होगा, पर दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा आपका सेम रहेगा। अब इसे कैसे प्रूफ करना है, कैसे समझना है, ध्यान से देखिए। तो बाय यूजिंग द बेसिक डेफिनेशन हम ये समझ पाते हैं कि आपका टॉर्क जो होता है, टॉर्क होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर आप बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम की तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये होता है आपका टाउ इक्वल्स टू डी एल बाई डी टी। तो अगर आपका किसी भी एक ऑब्जेक्ट के रोटेशन के वक्त अगर आप टॉर्क ना लगाओ, इफ एक्सटर्नल टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो, अगर एक्सटर्नल टॉर्क आपका जीरो है तो आपको मिलेगा डी एल बाई डी टी इक्वल टू जीरो। क्या मतलब है इसका? अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो आया है मतलब वो फंक्शन आपका कांस्टेंट है, का मतलब ये है कि आपका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, मतलब कंजर्व रहेगा। तो इसी को आप लिखेंगे स्टेटमेंट के फॉर्म में, इफ इफ देयर इज देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क, टॉर्क acting acting on a rotating object, rotating object, then its angular momentum, then its angular momentum is conserved, is conserved। ये हो गया आपका स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट आपको पूछता है सिर्फ 1 मार्क्स के लिए, यानी इसका प्रूफ कैसे करना है, इसका प्रूफ भी पढ़ के रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ कैसे करना है, इसका प्रूफ ध्यान से देखिए। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम is defined as, is defined as L equals to R cross P, L equals to R cross P, it is a cross product, it is a vector quantity, क्वेश्चन वेक्टर एंड मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो इन दोनों का ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो आपका अल्टीमेटली आंसर भी आपका वेक्टर प्रोडक्ट आता है। ठीक है, पी क्या होता है बेटा आपका? पी होता है आपका लीनियर मोमेंटम, पी इज योर लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम पी इक्वल टू एम इंटू वी। तो इस पी के बदले एम इंटू वी यहाँ पे कर दीजिए रिप्लेस, तो आपको मिलेगा एल इक्वल टू आर क्रॉस में एम इंटू में वी। नाउ एम इज अ स्केलर, तो उस स्केलर को आप ले सकते हैं बाहर की तरफ, आपको मिलेगा आर, एम बाहर ले लीजिए और आपको मिलेगा यहाँ पर आर क्रॉस में वी। नाउ दिस इज योर एंगुलर मोमेंटम। नाउ टेक द डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, आपको मिलेगा
डी एल बाई डी टी इक्वल टू मास कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, आपको मिलेगा डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस में वी। नाउ पोजीशन वेक्टर आपका टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है, वेलोसिटी आपका टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है। तो इन दोनों को आप करेंगे डिफरेंशिएट जब टाइम के हिसाब से, तो आप यहाँ पर इसमें लगाएंगे डेरिवेटिव का प्रोडक्ट फॉर्मूला। क्या होता है, पहले को छोड़ो दूसरे का डेरिवेटिव, फिर दूसरे को छोड़ो पहले का डेरिवेटिव। बट जब ये आप पहले से छोड़ोगे तो इस चीज में एक चीज का ध्यान रखिएगा कि टर्म आप लोग आगे पीछे नहीं कर सकते। टर्म्स जिस हिसाब से दिए रहेंगे बिल्कुल उसी हिसाब से रखिएगा। तो बताओ क्या बनेगा आपका फॉर्मूला, आपको मिलेगा डी एल बाई डी टी, एम को रखा बाहर की तरफ और आपको यहाँ मिलेगा पहले को छोड़ा दूसरे का डेरिवेटिव प्लस, क्या वी बाद में है तो दूसरे को छोड़ा पहले का डेरिवेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। बच्चे क्या करते हैं, पहले को छोड़ा दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरे को छोड़ा पहले डेरिवेटिव, बट आप भूल जाते हैं ये क्रॉस प्रोडक्ट है और क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर में टर्म्स आगे पीछे करोगे तो उनका साइन चेंज हो जाता है। आई होप आप इस चीज को याद रखेंगे। देन आगे डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन वेक्टर इज योर वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी और वेलोसिटी का क्रॉस, दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है। ये पड़ा आपका जीरो हो जाएगा, आपको मिलेगा यहाँ पर एम आर क्रॉस में डी वी बाई डी टी इज योर एक्सलरेशन। कोई तकलीफ नाउ, ये मास अगर आप ए से करो कंबाइन तो मास इंटू एक्सलरेशन होता है आपका फोर्स, तो आर क्रॉस में एफ, ये हो गया आपके लिए डी एल बाई डी टी। बट वी ऑल नो, वी नो वी नो दैट द टॉर्क is defined as force defined as product of force and perpendicular distance। आसान भाषा में बोले तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आपका आर क्रॉस में एफ। इसे लिख देंगे यहाँ पर तो आपको मिलेगा टाउ इक्वल्स टू डी एल बाई डी टी इक्वल्स टू टाउ। Now, if no external torque is acting, मतलब अगर टाउ आपका हो जाए जीरो, अगर टाउ हो गया आपका जीरो तो आपको मिलेगा डी एल बाई डी टी इक्वल टू जीरो। एंड इसका मतलब यह है कि एल रहेगा आपका कांस्टेंट। इसका मतलब यह है आई वन ओमेगा वन विल बी इक्वल टू आई टू ओमेगा टू, आई ओमेगा का मल्टीप्लाई आपका रहेगा कांस्टेंट। ये हुआ आपका सिंपल सा दो मास का डेरिवेशन, स्टेटमेंट एंड आपका डेरिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसे रखिए प्रिपेयर करके, क्योंकि एग्जाम में ये अल्टरनेटिव ईयर से पूछता रहता है। लास्ट ईयर में उन्होंने ऑलरेडी इसको पूछ चुका है तो इस साल के चांसेस कम है, बट फिर भी क्यों रिस्क लेना है, इसको तो पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, इसे आपको लगाना है डेरिवेटिव। तो अब इसे रब करेंगे एंड आप देखेंगे आपका रोलिंग मोशन। इसका ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार। आप किसी भी चीज़ का स्क्रीनशॉट ले रहे हो, कोई भी कुछ भी कर रहे हो, बट मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी नोट्स ही बनाएँ। आप नोट्स में लिखें, चीज़ें लिखें, मेंशन करें, आप नोट डाउन करके रखें, क्योंकि मोबाइल की चीज़ें मोबाइल में रह जाती है। जब आप रेगुलर क्लासेस से पढ़े होंगे कहीं न कहीं, तो रेगुलर क्लासेस में भी आपने फ़ोटो लिया होगा, फ़ोटो देखा होगा, वो फ़ोटो ध याद रखिए फ़ोन के फ़ोन में रह गई। क्यों फ़ोन के फ़ोन में रह गई? क्योंकि हम उस चीज़ को उतनी वैल्यू नहीं दिए। आपको चीज़ें लिखनी पड़ेगी बेटा कॉपी के अंदर में, कि हमारी जो एग्ज़ाम है वो राइटिंग वाली एग्ज़ाम है। बोर्ड एग्ज़ाम इज़ अ राइटिंग एग्ज़ाम। हम जेईई की तैयारी करो, नीट की तैयारी करो, तो जेईई नीट में एमसीक्यू आता है, टिक करके आगे बढ़ना है, हमें जल्दी से जल्दी आंसर निकालना है। सीटी के अंदर भी हमें जल्दी से जल्दी आंसर आंसर निकालना है। बट बोर्ड्स में हमें आंसर तो देना है, बट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो आपकी तैयारी लिखने की होनी चाहिए, अच्छे से लिखने की होनी चाहिए, प्रेज़ेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। चलिए, आगे करते हैं। आप लगाइए हेडिंग अभी नेक्स्ट, दैट इज़ रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन क्या होता है रोलिंग मोशन? रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ
रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट आपका रोल कर रहा है तो रोलिंग मोशन के अंदर में इस ऑब्जेक्ट का होता है रोटेशन, इस रोलिंग के अंदर में ऑब्जेक्ट का होता है रोटेशन प्लस इसका होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन जैसे ये अगर आपका ऑब्जेक्ट रोल करेगा तो थोड़ी देर बाद आपको यहाँ दिखाई देगा, थोड़ी देर बाद आपको यहाँ दिखाई देगा, थोड़ी देर बाद यहाँ दिखाई देगा। बट इसका देखो सेंटर ऑफ मास आपका सिर्फ आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो अगर आगे की तरफ बढ़ रहा है तो हम बोल सकते हैं v इज द लीनियर वेलोसिटी। एंड ये आपका ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो हम इसको बोल सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ये आगे की तरफ ही बढ़ रहा है, मतलब लीनियर मोशन भी कर रहा है, ट्रांसलेशन भी कर रहा है, एंड ये रोटेट भी कर रहा है क्योंकि आपका गोल गोल घूम रहा है। दिस इज कॉल्ड एज रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन एज वेल एज रोटेटरी मोशन। तो अगर किसी एक ऑब्जेक्ट को, इफ ऑब्जेक्ट इज rolled rolled on a horizontal plane, then total kinetic energy of rolling will be the sum of kinetic energy in translation plus kinetic energy and kinetic energy in rotation। तो अगर आप यहां लिखोगे काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग तो आपको मिलेगा काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशन। नाउ व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेशन? हाफ ऑफ mv² प्लस में काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशन इज हाफ ऑफ i ओमेगा स्क्वायर। नाउ अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला लेक्चर देखा है तो आपको वहां पे मालूम पड़ेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी भी एक्सिस से कैसे भी रहे हम उसे एम के स्क्वायर से कर सकते हैं रिप्लेस, क्योंकि के होता है आपका रेडियस ऑफ गायरेशन। के इज रेडियस ऑफ गायरेशन। अगर आपको रेडियस ऑफ गायरेशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ये नहीं पता है, तो उनके फॉर्मूले कैसे याद करने हैं वो आपको नहीं समझ में आता है, तो आप जाकर के देखिए इस सीरीज का लेक्चर नंबर 3 जहां पर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। नाउ इफ यू अंडरस्टैंड तो हम यहाँ पर आई के बदले एम के स्क्वायर लिख सकते हैं और वी का फॉर्मूला होता है आर ओमेगा, जहां से ओमेगा मिलेगा आपको वी अपॉन में स्मॉल आर। यू कैन ऑल्सो टेक इट एज कैपिटल आर एज द रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप कैपिटल आर ले लीजिए, यहाँ हम लिखते हैं इसको कैपिटल आर, वेयर कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसे करिए यहाँ पर रिप्लेस, तो क्या मिलता है? यू विल गेट द डेरिवेशन काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग इक्वल्स टू हाफ ऑफ mv² प्लस में हाफ ऑफ आई के बदले एम के स्क्वायर और ओमेगा के बदले v² अपॉन में r², कैपिटल r²। नाउ कैन यू सी mv² बाय r यहाँ भी है, हाफ ऑफ mv² यहाँ भी है, के स्क्वायर और r² छूट जाएगा तो कॉमन ले लीजिए, आपको मिलेगा हाफ ऑफ mv², यहाँ बच गया 1 और यहाँ हो जाएगा आपका k² अपॉन में r²। दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग। नाउ इम्पोर्टेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नहीं भूलना है, ये नहीं भूलना है, एमसीक्यू से भी आता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेशन कॉमा काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशन एंड काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग। क्या है ये? आप लिखिए, फॉर्मूला लिखिए, काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेशन इज टू काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशन इज टू काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग। तो क्या इसका फॉर्मूला? फॉर्मूला विल बी हाफ ऑफ mv² प्लस इज टू हाफ ऑफ i ओमेगा स्क्वायर इज टू हाफ ऑफ mv² 1 प्लस k² अपॉन में r²। नाउ रीड केयरफुली,
आई और ओमेगा के बदले हम ऐसा ही रिप्लेसमेंट करके बिल्कुल ऐसा सा फॉर्मूला ले सकते हैं। तो ले लो फॉर्मूला, क्या है बताइए? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इज टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है, इज टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। क्या आपको दिख रहा है? हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन है, कट जाएगा। हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर कैंसिल। क्या आपको यहाँ मिलेगा? 1 के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर इज टू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ये हुआ आपका रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। तो अगर एक ऑब्जेक्ट रोल करता है तो उस रोलिंग में कितना हिस्सा ट्रांसलेशन का है एंड कितना हिस्सा आपका रोटेशन का है, ये आप पता कर सकते हो इस रेशियो से। इसके लिए आपको मैं एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल, अब बाकी क्वेश्चंस के लिए भी ऐसे ही आप बना सकते हैं, ठीक है? एंड ऐसे आप कर सकते हैं डिराइव। रोलिंग रोलिंग ऑफ सॉलिड स्फीयर। बताइए मुझे ध्यान से, सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? तो सर, आपने मुझे बताया है लेक्चर नंबर 3 के अंदर में कि होलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर के दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला होता है आपका I इक्वल्स टू 2/3 mr स्क्वायर और एक फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू 2/5 mr स्क्वायर। सर, आपने मुझे ये बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर से दूर दूर रहेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा आएगा। तो हॉलो में ज्यादा होता है या सॉलिड में ज्यादा होता है? हॉलो में दूर दूर होता है, डिस्टेंस ज्यादा होता है। तो अगर हॉलो का डिस्टेंस ज्यादा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा कब होगा? जब डिवाइड का नंबर कम होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। मतलब ये है हॉलो का, ये है सॉलिड का। वाओ! इस ट्रिक से हमें समझ में आया कि हम सॉलिड और हॉलो का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कर सकते हैं अलग अलग। फॉर्मूला हमें याद है 2/3 5/2/5, बट कंफ्यूजन है कि हॉलो कौन सा है सॉलिड का कौन सा है। तो हॉलो और सॉलिड आप पता कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ट्रिक से। अगर आपको समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा वीडियो को रिवर्स करिए एंड फिर से सुनिए मैंने क्या बोला। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो जाकर के लेक्चर नंबर 3 देखिए, जिसके अंदर मैं डिटेल में सोल्यूशन दिया हुआ है, डिटेल में समझाया हुआ है कैसे निकलेगा इसका फॉर्मूला। इसमें रिंग का और डिस्क का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ करेंगे पुट। अगर आप इस फॉर्मूला को यूज करते हो, अगर आप यहाँ से सबसे पहले के का फॉर्मूला निकालो, जिसमें मतलब कि रेडियस ऑफ गायरेशन निकालो, तो आपको मिलेगा I इक्वल्स टू 2/5 mr स्क्वायर। इसे सिर्फ करना है इक्वेट एम के स्क्वायर से अगर आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एम से एम कैंसल, आपको मिलेगा के स्क्वायर इक्वल्स टू 2/5 आर स्क्वायर। क्या के स्क्वायर के बदले हम लिख सकते हैं ये वैल्यू? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए और निकालिए फटाक से एक्सप्रेशन आपका। काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेशन इज टू काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशन is to kinetic energy in rolling will be equals to 1:2 k स्क्वायर के बदले 2/5 r स्क्वायर डिवाइड में r स्क्वायर इज टू 1 प्लस 2/5 r स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर। r से r कैंसल, r से r कैंसल, आपको मिलेगा 1:2/5 क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 एकम 5 5 2 7, 7/5। एक काम करो, डिवाइड में आपको दो जगह 5 दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, काम करो 5 से कर दो मल्टीप्लाई। हमेशा रेशियो को ऐसे मत रखना, रेशियो में कॉमन चीज को जो भी रहेगा उससे करना मल्टीप्लाई एंड सिंप्लीफाइड आंसर। तो आपको मिलेगा आंसर 5:2:7। क्या मतलब बेटा इसका? इसका ये मतलब है कि 7 रोलिंग में से 5 हिस्सा ट्रांसलेटरी का है और 2 ही हिस्सा रोटेटरी का है। तो यहीं से आप निकाल सकते हैं परसेंटेज ऑफ एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। ध्यान रखिएगा, एक और चीज बता रहा हूं मैं, बेस्ट चीज बता रहा हूं यहां पर कि परसेंटेज ऑफ ट्रांसलेशन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेशन, वहां आप करेंगे टोटल कितना है 7, टोटल कितना है ट्रांसलेशन का 5 हिस्सा और यदि टोटल हिस्सा 7 हिस्सा टोटल ये है पर रोलिंग में, तो इसे करेंगे मल्टी डिवाइड एंड कर देंगे मल्टीप्लाई आंसर 100 से, आपको मिल जाएगा परसेंटेज में आंसर। तो वो हुआ आपका परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेशन। सेम तरीके से आप निकाल सकते हैं परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशन, जो कि आपको आएगा 2/7 इंटू 100। तो ये हुआ आपका रोलिंग मोशन का काइनेटिक एनर्जी का आपका डेरिवेशन। इसी के अंदर में अगर ये आपका
प्लेन सरफेस से इंक्लाइंड सरफेस पे चला जाए, इंक्लाइंड सरफेस पे कुछ हाइट आपकी एच आ जाएगी, उस एच हाइट पे किसी भी एक ऑब्जेक्ट अगर एच हाइट पे रख दो तो पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो हम रोलिंग में जो भी एनर्जी यूज़ हुई है वो एनर्जी आपकी आएगी एमजीएच से, और वो एमजीएच का फॉर्मूला लगा करके आप निकाल सकते हैं वेलोसिटी का डेरिवेशन। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल के अंदर में आज आपको मिलेगी इस चैप्टर की नोट्स। उस चैप्टर की नोट्स के अंदर में जाकर के रोलिंग मोशन को देखो और देखना उस डेरिवेशन के अंदर जब इंक्लाइंड प्लेन वाला डेरिवेशन है, वहाँ पर एच, एमजीएच रोलिंग मोशन की काइनेटिक एनर्जी के बदले एमजीएच यूज़ किया, क्योंकि जो भी एनर्जी रोलिंग मोशन में यूज़ हुई है वो पोटेंशियल एनर्जी से आई हुई है। तो यहाँ पर एमजीएच लिखोगे एंड करोगे अपने डेरिवेशन को सिंप्लीफाई तो आपको मिलेगा वेलोसिटी का डेरिवेशन। वो डेरिवेशन बहुत सिंपल है, जाकर के कर लीजिएगा। रूट के अंदर में आपको फॉर्मूला मिलेगा 2gh अपॉन में 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। वेरी सिंपल फॉर्मूला, प्लीज़ गो एंड डू द डेरिवेशन। तो ये हुआ आपका पूरा का पूरा रोटेशनल डायनामिक्स सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 लेक्चर्स के अंदर में। अगर आप ऐसे ही पूरे के पूरे फिजिक्स के लेक्चर्स को पढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, डू फॉलो दिस चैनल एंड रेगुलरली इस यहाँ पे जो वीडियोस आ रहे हैं उनको देखिए एंड अपने कोर्स को इम्प्रूव करिए। बोर्ड एग्जाम से पहले हमारा प्रॉमिस है कि आपके मेजॉरिटी जो टॉपिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट है इस साल के लिए वो सारे के सारे कवर करवा दिए जाएँगे। तो अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं एंड अगर यहाँ पे दिए गए कंटेंट को अगर आप फॉलो करोगे कंटिन्यूअसली तो आई कैन प्रॉमिस अगर आपका स्कोर 65 मार्क्स का है तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्रॉस 75 मार्क्स। बट मेरे बोलने से नहीं होगा, मेरे पढ़ाने से नहीं होगा, आपको रेगुलरली नोट्स बनानी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अरे हमारे एफर्ट ज़्यादा आपका एफर्ट इंपॉर्टेंट है। आपने पिछले 6 महीने 8 महीने में क्या किया वो इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा अगर आपने यहाँ पर 1 महीने 1.5 महीने अच्छे से पढ़ाई। तो इस 1 महीने 1.5 महीने फुल एफर्ट लगाइए, पूरी जी-जान से पढ़ाई करिए, हर 1 घंटे को यूटिलाइज़ करिए। कम से कम अब तो इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल कर दो, उसको छोड़ दो, फ़ोन को अलग कर दो अपने आप एंड जितना समय आप लेक्चर देख रहे हैं, लेक्चर देखिए, बाकी समय फ़ोन पे वेस्ट नहीं करना है। आई होप आपको ये सारे लेक्चर समझ में आएँगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे आपका पार्ट 1 का ही कोई एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि आप बताएँगे कमेंट में कि सर मुझे ये चैप्टर में डिफ़िकल्टी है, तो आप प्लीज़ ये वाला चैप्टर एक्सप्लेन कर दो, वो करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।